तो दोस्तों 2012 में हमें केविन फाइगी ने पहली एवेंजर्स मूवी दिखाई और सिनेमैटिक यूनिवर्स का गेम हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इवन मार्वल स्टूडियोज का भी गेम हमेशा के लिए बदल गया। जो फेज 1 की मूवीज चली नहीं उनके सीक्वल हिट जाने लगे और हम फैंस को हर फेज के एंड में एवेंजर्स मूवी देखने की आदत बन गई। पर फेज 4 अकेला फेज है जहां हमें एक भी एवेंजर मूवी देखने को नहीं मिली। हालांकि इसका लेना देना टाइम गैप से भी हो सकता है। पहली एवेंजर्स मूवी आई 2012 में, उसके 3 साल बाद 2015 में हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन दिखी और उसके 3 साल बाद लगातार 2 साल 2018 और 2019 में हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दिखे। पर अभी 2019 के बाद सीधा 2025 में ही हमें एवेंजर्स टाइटल मूवी द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी। ये गैप बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 6 साल बड़ा। 6 साल तक मार्वल स्टूडियोज हमें इतने बड़े लेवल के इवेंट से कैसे दूर रख सकता है, जबकि अभी मार्वल ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमें डिलीवर कर रहा है। तो अभी ऐसा कैसे? तो इसका रीजन ये है कि अभी हमें बीच में एवेंजर्स लेवल इवेंट देखने को मिलेगा, वो भी एक बेनिफिट के साथ कि यहाँ हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट्स की। थंडरबोल्ट्स हमें फेज 5 के एंड में दिखेंगे, जहां फैन फेवरेट विंटर सोल्जर, मोस्ट हेटेड एंटी हीरो यूएस एजेंट, ब्लैक विडो की छोटी बहन येलेना बेलोवा, येलेना का मोटा बाप रेड गार्डियन, घोस्ट और टास्क मास्टर हमें दिखेंगे। और इन सब के साथ साथ हम मिलेंगे वैलेंटीना डी फोंटेन से। ये है एवेंजर्स लेवल इवेंट। अभी तक एवेंजर्स मूवी के अलावा हमें 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स एक ही मूवी में दिखे हैं और वो है सिविल वॉर। और वो कितनी औसम थी ये हम सब जानते हैं। कुछ फैंस सिविल वॉर को एवेंजर्स मूवी मान के चलते हैं और इस बात का सेंस भी बनता है, पर थंडरबोल्ट सिविल वॉर से थोड़ी बेहतर साबित होगी। सिविल वॉर में सारे एवेंजर्स एक साथ लड़े थे सिर्फ एयरपोर्ट बैटल सीन में, और फाइनल फाइट में हमें सिर्फ कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और विंटर सोल्जर लड़ते हुए दिखे थे। जबकि यहाँ ये सारे एक दूसरे से भिड़ने के साथ फाइनल फाइट में साथ में आएंगे। प्लस मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो सुसाइड स्क्वाड में भी हो चुका है और वो जस्टिस लीग लेवल की मूवी थी भी नहीं। पर सुसाइड स्क्वाड और थंडरबोल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। पहली सुसाइड स्क्वाड मूवी में दिखने वाले कैरेक्टर्स हमें पहली बार फ्रेंचाइजी में दिखे थे। इवन उस मूवी के सॉफ्ट रिबूट में भी नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया, जबकि यहाँ दिखने वाले कैरेक्टर्स की जर्नी, उनका नेचर और उनकी फाइटिंग स्टाइल को आप एक या एक से ज्यादा एमसीयू प्रोजेक्ट्स में देख चुके हो। तो आइए पहले इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं येलेना के बारे में। ब्लैक विडो की अडॉप्टिव बहन येलेना बेलोवा रेड रूम प्रोग्राम की अकेली एजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनी ड्रेकॉफ की डेथ की, जिसके अगले 2 साल उसने यूज किए बाकी ऑन मिशन ब्लैक विडोज को आजाद करवाने के लिए। जिसके बाद वो स्नैप का शिकार हुई और वापस आने पर उसे पता चला कि स्नैप को रिवर्स करने के लिए नताशा ने अपनी जान दे दी है। इसके लिए वैल ने उसे बताया कि क्लिंट रिस्पॉन्सिबल है और वो निकल गई बदला लेने। उसी दौरान वो केट बिशप से मिली और बार्टन से उसका सामना हुआ, जहां उसने नताशा की मौत की सच्चाई येलेना को बताई। येलेना मास्टर स्पाई, मास्टर असैसिन है जिसने ड्रेकॉफ के लिए काउंटलेस मिशन किए थे और ये ब्लैक विडो ही थंडरबोल्ट्स की लीडर भी होगी। अब बात करते हैं विंटर सोल्जर के बारे में। पूरी थंडरबोल्ट्स टीम में अकेला विंटर सोल्जर ही है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और डेडली कैरेक्टर है। बकी बार्न्स एक सुपर सोल्जर है वाइब्रेनियम आर्म के साथ, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है, पर वो एक ब्लैक विडो से ज्यादा एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है जिसने हाइड्रा के लिए ना जाने कितने मिशन किए हैं। इसका सबसे क्लियर एग्जांपल हमने देखा फैल्कन द विंटर सोल्जर में, जहां बकी ने बहुत आसानी से जीमो को जेल से निकाल दिया। लास्ट टाइम हमने बकी को देखा था अपने नाइटमेयर से उभरते हुए और अपने दोस्त योरी को सच्चाई बताते हुए, जिसके बाद वो सैम की बहन पर लाइन मार रहा था। अब बात करते हैं यूएस एजेंट की। इस टीम में टोटल 3 सुपर सोल्जर हैं और इस सुपर सोल्जर का मोरल थोड़ा हिला हुआ है। ये बहुत जबरदस्त सोल्जर है जो कि कैप्टन अमेरिका के नक्शे कदमों पर चलना तो चाहता है, पर सुपर सोल्जर सीरम ने इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इन सब के ऊपर इसके अंदर अच्छाई भी है जो कि इसे अकेला मेंबर बनाता है इस टीम का, जिसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लास्ट टाइम हमने इसे कैप्टन अमेरिका से यूएस एजेंट बनते देखा था, जिसे वेल ने तुरंत रिक्रूट किया उसके डिस्चार्ज के बाद। ये भी बहुत आराम से इस टीम का लीडर बन सकता था। अब आते हैं टास्क मास्टर पर। एंटोनिया ड्रेकॉफ इस पूरी टीम में अकेली कैरेक्टर है जो कि किसी भी तरह के फाइटर से लड़ सकती है। उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्स उसे अलाउ करते हैं उसके सामने वाले फाइटर की टेक्निक्स को कॉपी करने में, और पूरे एवेंजर्स की फाइटिंग स्टाइल को ऑलरेडी अपने दिमाग में स्टोर करने के साथ इस थंडरबोल्ट मेंबर को हराना बहुत मुश्किल है। एंटोनिया को लास्ट टाइम हमने देखा था बाकी ब्लैक विडोज के साथ। हालांकि लास्ट टाइम हमें ब्लैक विडो दिखी थी शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स मूवी में, जिसका मतलब अभी सारी वीडियोस अपने अपने रास्ते है। अभी तक इस लिस्ट में जितने भी मेंबर्स की बात की गई है उस हिसाब से थंडरबोल्ट्स में कोई तगड़ा विलन ही होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अब बात करते हैं घोस्ट की। एवा स्टार क्वांटम एनर्जी को हार्नेस करके स्टेल्थ मोड में जा सकती है, पर क्वांटम एनर्जी की कमी होने की वजह से वो धीरे धीरे मरने लगी। पर जब हैंक पिम की फैमिली ने क्वांटम रियम का ट्रैवल आसान कर दिया तो उसकी कंडीशन स्टेबलाइज हुई और बहुत चांसेस है कि वो अब बिल्कुल ठीक होगी। वो शील्ड की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि शील्ड ने ही बचपन में उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हालांकि जितने भी शील्ड से दूर रहने वाले लोग हैं वही थंडरबोल्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका बहुत सेंस बनता है कि घोस्ट वेल की टीम में है। हालांकि घोस्ट पूरी टीम में अकेली मेंबर है जिसके पास क्वांटम म्यूटेशन है जो कि पूरी टीम में सबसे डिफरेंट पावर है। अब बात
बात करते हैं रेड गार्डियन की। ब्लैक विडो मूवी के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि एलेक्सी शोस्ताकोव हमें आगे कभी दिखेगा, पर उसको थंडरबोल्ट्स टीम की लिस्ट में देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ऑलरेडी इस टीम में 2 सुपर सोल्जर हैं, तो तीसरे मोटे सुपर सोल्जर की यहाँ क्या जरूरत थी। प्लस एक शील्ड कैरियर यहाँ ऑलरेडी है, तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एक मोटे शील्ड यूज करने वाले सुपर सोल्जर की यहाँ क्या जरूरत है। हालांकि एलेक्सी एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट होने के साथ साथ एक्सपर्ट स्पाई भी है, जो कि कोवर्ट मिशन में एक्सपर्ट है, पर मुझे डर है कि थंडरबोल्ट्स टीम में इस मेंबर को सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए ना यूज किया जाए। हालांकि मैं देखना चाहूंगा कि इसका और उसके सबसे बड़े राइवल कैप्टन अमेरिका के दोस्त विंटर सोल्जर का इंटरेक्शन कैसा रहेगा। तो ये 6 खतरनाक कैरेक्टर्स हमें बहुत क्लियरली एवेंजर्स वाइब दे रहे हैं। सच बताऊं तो आपको ये टीम एवेंजर्स से थोड़ी सी बेहतर लगेगी, क्योंकि ये लोग विलन्स को मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम। ऊपर से इनको कमांड करेगी वेल, जो कि ऑलरेडी हमें ब्लैक विडो, फैल्कन द विंटर सोल्जर और अभी वकांडा फॉरएवर में भी दिख चुकी है, और चांसेस है कि वेल हमें जगह जगह दिखती रहेगी आने वाले फेज 5 में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थंडरबोल्ट्स कोई सीक्रेट टीम नहीं है, ये एक पब्लिकली अनाउंस टीम है जिसका कॉमिक्स में लीडर हुआ करता था जीमो, पर अभी जीमो के मूवी में होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मूवी में रेड गार्डियन का रोल प्ले कर रहे डेविड हार्बर अपने रीसेंट इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इससे खतरनाक एमसीयू फेज का एंड आपने अभी तक नहीं देखा होगा। उन्होंने और भी कुछ स्पॉइलरी डिटेल्स दी हैं, पर वो डिटेल्स हमारा मजा खराब कर देंगी। वैसे आप जानती है कि फेज 5 के एंड के बाद फेज 6 में स्टेक्स बहुत हाई होने वाले हैं, जैसे फेज 3 में थे, जिसकी हर मूवी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही थी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट्स को। हम सबको दिख रहा है कि फेज 4 कैसे मल्टीपल असेंबल्स को सेटअप कर रहा है। मिडनाइट सन्स टीम के लिए मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट, ब्लैक नाइट जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के साथ अभी फ्यूचर में ब्लेड और घोस्ट राइडर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यंग एवेंजर्स के लिए पहले बिली और टॉमी, केट बिशप, पेट्रियट, किड लोकी, स्प्राइट, अमेरिका शावेज, मिस मार्वल और रिरी विलियम्स को इस पूरे फेज में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। कॉस्मिक असेंबल के लिए मार्वल के पास ऑलरेडी थॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कैप्टन मार्वल तो थे ही, इनके साथ साथ यहाँ एटर्नल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। स्ट्रीट लेवल यानी डिफेंडर्स असेंबल के लिए भी यहाँ शैंग-ची, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, विजन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और शी-हल्क तो इंट्रोड्यूस हो ही गए इस फेज में। प्लस यहाँ नए रीजन्स भी रिवील हुए हैं, जैसे टैलोकन्स की अंडरवाटर दुनिया, मैड्रिपुर की क्राइम से भरी दुनिया, न्यू एसगार्ड की नई पॉलिटिक्स, शैंग-ची का एंशिएंट विलेज टालो और मून नाइट में डुआर्थ। और लिटरली ये पूरा फेज तसल्ली से दिया गया है थंडरबोल्ट्स के मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन सब के अलावा मार्वल अभी मल्टीवर्स सागा में है, जहाँ फेज 6 के एंड में लिटरली सारे मल्टीवर्स के हीरोज असेंबल होंगे, तभी हम फैंस को चैन मिलेगा। इसके बारे में मैं 2020 के एंड में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि कैसे मार्वल धीरे धीरे मल्टीपल टीम्स को सेटअप करता जा रहा है, और थंडरबोल्ट्स इसका पहला एग्जांपल है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगले एवेंजर्स लेवल इवेंट के बारे में। एवेंजर्स मूवी की फैंस के बीच एक अलग ही वैल्यू है, और वो वैल्यू आती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनके कैरेक्टर्स के पहले से ही दिखने से। और ऐसे ऑसम क्रॉसओवर हमें डुओज और ट्रिनिटी में भी दिख सकते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जांपल है थॉर रैग्नारॉक, फैल्कन द विंटर सोल्जर और स्पाइडरमैन नो वे होम। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आप किसी को नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं जो आपको कहीं नहीं दिखने वाले, तो मैं आपको हमारी सुपर एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑन सना एंड यू आर सुपर पीस।